नमस्ते दोस्तों। आज आपका मैं मेरे चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम इस चैनल के ऊपर मैं सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम जो कुछ भी इंफॉर्मेशन जानने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा रिगार्डिंग, यानी जो फ़िलहाल में ई वीज़ा हम निकाल सकते हैं। तो ये ई वीज़ा किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट हमें ई वीज़ा निकालने के लिए, एप्लीकेशन करते समय कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे हमें देने हैं या नहीं देने हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे जानकारी जानने वाले हैं। मुझे लगता है यह वीडियो उस हर व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है जो ट्रैवल पर्पस या एज अ टूरिज़्म पर्पस रशिया को विज़िट करना चाहता है और वहाँ की नेचुरल ब्यूटी देखना चाहता है, वहाँ पे अच्छे अच्छे प्लेसेस को विज़िट करना चाहता है। तो उस सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आप ज़रूर ये वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन वीज़ा रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि ई वीज़ा किस तरीके से किया जाता है या उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो मैं बात यहाँ पे एक बता दूँ आपको कि इंडिया के लिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है ये फ़िलहाल ही में 2 या 3 अगस्त से ही शुरू हो चुका है। यानी अगर इंडिया का कोई भी व्यक्ति रशिया एज अ ट्रैवल पर्पस विज़िट करने के लिए अगर जाना चाहता है तो वो ऑनलाइन वीज़ा यहाँ पे निकाल सकता है। साथ ही साथ में वहाँ पे 55 कंट्रीज़ के नाम भी दिए हुए हैं, यानी रशिया को विज़िट करने के लिए 55 या 55 देशों के लोग वहाँ पे जा सकते हैं। तो उसकी डिटेल जानकारी आपको ऑनलाइन इंटरनेट पे मिल जाएगी दोस्तों, आप वहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ में महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा निकालते हैं रशिया जाने के लिए तो आपको मात्र 4 दिनों में ही आपका इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा हो जाता है। यानी अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और वहाँ पे आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर फिलअप कर ली तो आपका 4 दिनों के अंदर ही इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा हो जाएगा। एक अच्छी बात मैं यहाँ पे आपको और बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि पहले स्टैम्प वीज़ा रहता था, तो हमें स्टैम्प वीज़ा के लिए अपना पासपोर्ट दिल्ली या मुंबई भेजना पड़ता था। वहाँ पे स्टैम्प वीज़ा हमें मिलता था, यानी हमारे पासपोर्ट में स्टैम्प लगाया जाता था कि इस दिन से लेके इस दिन तक हमें वीज़ा जो है वो इशू करवाया जा रहा है। तो फिलहाल में अगर ऑनलाइन हम वीज़ा करते हैं तो वो हमें करने की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है, आप घर बैठे ही ऑनलाइन वीज़ा कर सकते हैं। तो ये भी एक सुविधाजनक बात हमारे लिए यहाँ पे है। जैसे ही आप ऑनलाइन वीज़ा करते हैं तो आपको जो चीज़ है, यानी कुछ चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आपका जो पासपोर्ट है उसका फ्रंट जो फ़ोटो है वो आपको स्कैन करके रखना है, उसके 4 कॉर्नर, चारों कॉर्नर वहाँ पे अच्छी तरीके से दिखने चाहिए। साथ ही साथ में जो बैक पेज है आपके पासपोर्ट का उसका भी एक अच्छा क्लियर स्कैन फ़ोटो लेना है, उसके भी 4 कॉर्नर अच्छी तरीके से क्लियर दिखने चाहिए और पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपकी वहाँ पे दिखनी चाहिए जो आपने स्कैन किया है। साथ ही साथ में आपको एक पासपोर्ट फ़ोटो भी वहाँ पे अपलोड करना पड़ता है। तो जो हम जनरल निकालते हैं पासपोर्ट वो साइज़ और हमारा जो वीज़ा के लिए जो पासपोर्ट साइज चाहिए वो अलग होता है। तो अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो अगर आप किसी भी फ़ोटो स्टूडियो में, अच्छे फ़ोटो स्टूडियो में अगर चले जाते हैं और वहाँ पे उनको बोलते हैं कि मुझे वीज़ा निकालने के लिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो निकालना है तो वो आपको निकाल के दे देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर वहाँ पे रखनी है। साथ ही साथ में दोस्तों ये मैं बता दूं कि ऑनलाइन वीज़ा के लिए जैसे ही आप अप्लाई करते हैं या आप वीज़ा के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसमें आपको जो डिफरेंस है, जैसे हम स्टैम्प वीज़ा बोलते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा बोलते हैं, उनमें क्या अंतर है तो ये अंतर मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, जिसके माध्यम से बहुत सारी क्वेरीज आपके मन में क्लियर हो जाएगी कि जो स्टैम्प वीज़ा है वो हमें किस तरीके से मिलता था और इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा जो हमें मिल रहा है उसके क्या बेनिफिट्स। जैसे आपको पता होगा कि किसी ने अगर वीज़ा किया होगा स्टैम्प वीज़ा तो वहाँ पे कुछ डेट, फिक्स डेट वहाँ पे मेंशन होकर रहती थी कि मैं इस डेट से इस डेट तक उस कंट्री में स्टे करने वाला हूँ। और आपकी जो स्टैम्प वीज़ा के माध्यम से आपको जो डेट मिलती थी उसके बाद ही आप फ़्लाइट का बुकिंग कर पाते थे, उसके पहले आप फ़्लाइट बुक नहीं कर सकते थे। तो स्टैम्प वीज़ा में ये जो बात थी कि आपको उस डेट से उस डेट तक उस देश के लिए फ़्लाइट बुक करना, साथ में उसी टाइम में ड्यूरेशन में वहाँ पर रहना और उसके पहले ही वहाँ से वापस आ जाना। तो ये सभी चीज़ें आपको स्टैम्प वीज़ा में
करनी पड़ती थी। लेकिन दोस्तों अब इलेक्ट्रॉनिक जो वीज़ा है या ई वीज़ा है उसकी क्या खासियत है मैं वो आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। जैसे ही आपका ई वीज़ा 4 दिन में इशू हो जाता है तो उस इशू डेट से 60 डेज़ के अंदर आप कभी भी उस फॉरेन कंट्री को या रशिया को विज़िट कर सकते हैं। लेकिन आपका वहाँ पे रुकने का जो अवधि रहेगा या पीरियड रहेगा वो 16 दिन का ही रहेगा। यानी 16 दिन के लिए आप कभी भी उस 60 दिन के अंदर, आप ध्यान में रखिएगा, जिस दिन आपका वीज़ा इशू हो जाता है उस डेट से लेके 60 दिन तक आप कभी भी 16 दिनों के लिए उस कंट्री को विज़िट कर सकते हैं एज ए ट्रैवल पर्पस। इसका एक उदाहरण भी मैं आपके सामने यहाँ पर रख देता हूँ, यानी बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए मुझे अगले महीने यानी 11 सितंबर को रशिया एज अ ट्रैवल पर्पस जाना है और अभी मैंने अपना इस मंथ में यानी अगस्त में मैंने अपना वीज़ा अप्लाई कर दिया और मेरा वीज़ा 16 अगस्त को इशू भी हो गया। यानी 16 अगस्त ये डेट जो है जब मेरा वीज़ा जो इशू हो गया है उस डेट से लेके 60 दिन तक यानी अगले 60 दिन तक मैं कभी भी ट्रैवल पर्पस रशिया को विज़िट कर सकता हूँ। यानी मुझे जाना तो था 11 सितंबर को, लेकिन उसमें भी वो 60 डेज़ काउंट हो जाएंगे। यानी देखिए यहाँ पे मैं जो फ़्लाइट का बुकिंग है वो इस मंथ भी कर सकता हूँ या मुझे 11 सितंबर को जाना है उसके यानी पहले भी कर सकता हूँ, यानी 10 सितंबर को भी कर सकता हूँ, 9 सितंबर को भी कर सकता हूँ। और जिस दिन मैं वहाँ पे फ़्लाइट की बुकिंग करूँगा उस दिन से लेके जैसे ही मैं उस कंट्री में पहुँचूँगा तो वो 16 दिन वो मुझे वहाँ पे रहने का परमिशन मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी बात यहाँ पे हमें है कि 60 दिनों के भीतर हम कभी भी वहाँ पे उस कंट्री में एज ए ट्रैवल पर्पस विज़िट करने जा सकते हैं, जिसके लिए हमें कोई बैरियर नहीं है कि उसी जो हमें स्टैम्प वीज़ा में नहीं मिलता था, स्टैम्प वीज़ा में हमें उसी डेट के बाद ही हमें फ़्लाइट बुकिंग के लिए चांस मिलता था, जो हमें ई वीज़ा में उसके पहले भी मिल रहा है। तो ये फैसिलिटी हमें यहाँ पे मिल रही है दोस्तों। साथ ही साथ में मैं आपको एक बात बता दूँ, आपका मेडिकल इंश्योरेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो आप ई वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी जितने दिन आप फॉरेन कंट्री में, मान लीजिए आप रशिया में जा रहे हैं 16 दिन के लिए, तो 16 दिन तक आपका मेडिकल इंश्योरेंस वैलिड होना चाहिए। अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस वैलिड नहीं है तो आप ऑनलाइन वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये भी चीज़ें आप ज़रूर वहाँ पे ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ में दोस्तों, आप जब ऑनलाइन वीज़ा कर रहे हैं, आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे फिलअप कर रहे हैं तो आपको कुछ फ़ीस भी पेड करनी पड़ती है, जो बहुत ही कम है, मुझे लगता है $52 USD आपको ई वीज़ा के लिए आपको वहाँ पे फ़ीस पेड करनी है। तो आप वहाँ फ़ीस आपके वीज़ा से या मास्टर कार्ड से भी पेड कर सकते हैं। यानी ऑनलाइन पे करने की हमें फैसिलिटी भी वहाँ पे उपलब्ध है। तो आप बहुत ही इजी तरीके से आप वहाँ पे आपकी फ़ीस भी ऑनलाइन पेड कर सकते हैं। अगर आपके साथ में अगर आपके कोई बच्चे भी है, आपके बच्चे भी अगर वहाँ पे ट्रैवल पर्पस विजिट करना चाहते हैं, तो अगर 6 ईयर के नीचे के बच्चे हैं तो उनको फ़ीस नहीं लगेगी। आप सिर्फ उनका फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं और जैसे ही आप उनका ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर आपको नहीं पेड करनी पड़ेगी। लेकिन दिक्कत यही है कि आपके जितने बच्चे हैं उतने फॉर्म आपको वहाँ पे ऑनलाइन फिलअप करने पड़ेंगे और उनके वीज़ा भी आपको साथ में रखने पड़ेंगे। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ में दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा करवाएगा तो उसको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि आप रशिया में जाते हैं और आपका वीज़ा जो है वो 16 दिन के लिए है, लेकिन आप एक्सटेंड कब कर सकते हैं, यानी आपका वीज़ा एक्सटेंड 16 दिन के बाद या ज़्यादा भी एक्सटेंड कब हो सकता है। अगर जिस कंट्री में आप गए हैं उस कंट्री में अगर इमरजेंसी आ जाती है या मान लीजिए कि कोई भी नैसर्गिक आपदा आ जाती है, तो उस टाइम में ही उस गवर्नमेंट को या उस फेडरेशन को ये अधिकार रहेगा कि आपका वीज़ा वो आपको एक्सटेंड करके दे सकते हैं और आपको उसके बाद में ही वहाँ पर रहने की परमिशन मिलेगी। नहीं तो मुझे लगता है कि 16 दिन ये बहुत होते हैं। 16 दिन ट्रैवल पर्पज़ अगर आप वहाँ पे जाते हैं, रहते हैं, तो मुझे लगता है उन 16 दिनों में सभी चीज़ें आपकी हो जाएगी
और आप अपना पूरा काम या पूरी ट्रैवल विज़िट करके जो जो आप देखना चाहते हैं वो सभी चीज़ें देख के रिटर्न आप उसी डेट को आ सकते हैं जिस डेट को आपने अपना फ़्लाइट रिटर्न का बुक किया है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात ज़रूर मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप रशियन वीज़ा को अप्लाई करना चाहते हैं या अप्लाई कर रहे हैं, तो जिस दिन आप उस फॉरेन कंट्री को विज़िट देने या करने जा रहे हैं उसके 40 दिन पहले आप ये वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अगर मात्र 4 ही दिन बचे हुए हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा ये बात। यानी जिस दिन आप उस फॉरेन कंट्री को विज़िट करने जा रहे हैं उसके 30 दिन पहले, उसके 35 दिन पहले या उसके 38 डेज पहले आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी जो ड्यूरेशन है वो 40 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 4 दिन से कम नहीं होना चाहिए। तो ये भी चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। यानी आपको जो वीज़ा अप्लाई करना है जाने के लिए तो वो 30 दिन के पहले ही करना है या 35 दिन के पहले आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट उन्होंने दी हुई है, उसको भी हमें यहाँ पे फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ में दोस्तों हम और एक बात यहाँ पे जानते हैं कि जिस दिन आप अपना एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा या ई वीज़ा के लिए कर रहे हैं और जिस दिन आपका सबमिशन आप करते हैं तो उस दिन से आपका पासपोर्ट का वैलिडिटी 6 मंथ के लिए रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया और आपका पासपोर्ट का वैलिडिटी अगर 6 मंथ नहीं है तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, आपका वीज़ा कैंसिल होने के चांसेस 90% तक बढ़ जाते हैं या मुझे लगता है वो आपका वीज़ा ऑनलाइन कैंसिल ही हो सकता है। तो ये भी आप बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि आपके पासपोर्ट के ऊपर में आपका जो वैलिडिटी पीरियड है वो कब तक है, ये भी आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें वहाँ आगे चल के बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर सकते हैं। तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा कि हमारा जो पासपोर्ट का वैलिडिटी है वो जब हम अपना ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करते हैं और जब हम सबमिट करते हैं उस टाइम से 6 मंथ तक वो वैलिड रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये भी बात हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। यही इन्फॉर्मेशन दोस्तों मुझे इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पे देनी थी। तो जो कोई भी रशिया के लिए ई वीज़ा निकलना चाहता है या एज अ ट्रैवल पर्पस रशिया को विज़िट करना चाहता है, वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस देखना चाहता है, तो जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन मैंने आपको यहाँ पे दी है उसका आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कोई भी जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ये जो वीज़ा की साइट है, ऑनलाइन वीज़ा की जो साइट है, वहाँ से मैंने सभी इन्फॉर्मेशन को स्टडी किया है और वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। यानी जो कोई भी व्यक्ति एज अ ट्रैवल पर्पज़ वहाँ पे जाना चाहता है तो उसके मन में ये सभी चीज़ें क्लियर हो कि जो वीज़ा या ऑनलाइन वीज़ा हम यहाँ पे निकाल रहे हैं वो किस तरीके से हमें यहाँ पे मिल रहा है और उसका इस्तेमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं। यानी हम वहाँ पे जा रहे हैं तो उसके बिफोर या आफ्टर भी जा सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा में पॉसिबल है। तो यही चीज़ें मुझे यहाँ पे बतानी थी, क्योंकि स्टैम्प वीज़ा और ई वीज़ा में जो डिफरेंस मैंने यहाँ पे आपको बताया है वो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, उसके फ़ायदे भी थोड़े अलग हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए जब आप इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा निकालते हैं। उसी से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने यहाँ पे रखी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो कुछ भी अपडेट इन्फॉर्मेशन मुझे मिलते रहती है, जो कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है वो मैं आपके साथ में यहाँ पे साझा करता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नई अपडेट या नई इन्फॉर्मेशन लेके, जो आपको भी सुनने में अच्छी लगे और मुझे भी बताने में अच्छी लगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।